नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है? कह रहा है एबीसीडी एक चतुर्भुज है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है एबीसीडी एक चतुर्भुज है जिसमें विकर्ण बीडी बराबर 64 सेंटीमीटर है। कह रहा है विकर्ण जो है, कह रहा है जिसमें विकर्ण बीडी जो है 64 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे कह रहा है एल लंब है बीडी पर। कह रहा है एल जो है लंब है बीडी पर, और सीएम जो है सीएम लंब है बीडी पर। कह रहा है एल लंब है बीडी पर और सीएम भी लंब है बीडी पर। ठीक है, कह रहा है एल जो है 13.2 सेंटीमीटर है। कह रहा है एल जो है, एल जो लंब है उसकी लंबाई 13.2 सेंटीमीटर है। कह रहा है जो सीएम लंब है उसकी लंबाई 16.8 सेंटीमीटर है। कह रहा है एबीसीडी चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। क्या? एबीसीडी चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। क्या बताइए? एबीसीडी चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको कुछ समझा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करवाने से पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ, जिससे इस क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकें। ठीक है दोस्तों ये क्या है कहोगे? ये एक तरह से चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों ये क्या है कहोगे? आपने तुरंत कहा कि भैया ये चतुर्भुज है। क्या है? चतुर्भुज है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों मैंने आपके सामने एक चतुर्भुज बनाया है एबीसीडी। ठीक, आपके सामने एक चतुर्भुज बनाया है एबीसीडी। क्या बनाया है? एक चतुर्भुज एबीसीडी बनाया है। ठीक है, एक चतुर्भुज एबीसीडी बनाया है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। हमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों इस चतुर्भुज में, दोस्तों मैंने इस चतुर्भुज में विकर्ण बीडी खींचा है। ठीक है दोस्तों, इस चतुर्भुज में मैंने विकर्ण बीडी खींचा है, एक विकर्ण बीडी खींचा है। ठीक है दोस्तों, ये एक चतुर्भुज हमारा एबीसीडी था और इस चतुर्भुज में मैंने एक विकर्ण बीडी खींचा है। दोस्तों ये जो विकर्ण है इसकी लंबाई मान लीजिए डी है। डी है। क्या है? डी है। ठीक है, डी है। ठीक है दोस्तों, इस विकर्ण बीडी पर, दोस्तों इस विकर्ण बीडी पर ए शीर्ष से एक लंब डाला गया है एक लंब। ठीक है दोस्तों, इस विकर्ण बीडी पर एक लंब डाला गया है, एक लंब डाला गया है और इस लंब का नाम है H1। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों सी शीर्ष से एक लंब डाला गया है, एक सी शीर्ष से लंब डाला गया है और उस लंब का नाम है H2। तब ऐसी स्थिति में दोस्तों इस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा, इस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 विकर्ण मतलब D इंटू विकर्ण इंटू H1 प्लस H2 होगा। तो दोस्तों आपको ये चीज ध्यान रखना है, अगर कोई चतुर्भुज एबीसीडी है और उसमें एक विकर्ण बीडी है और उस विकर्ण पर एक लंब H1 डाला गया है और दूसरा लंब H2 डाला गया है, तो ऐसी स्थिति में इस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 विकर्ण मतलब D 1/2 D इंटू H1 प्लस H2 होगा। मतलब 1/2 इंटू विकर्ण इंटू दोनों लंबों का योग। अगर दोस्तों आप ऐसा कर देते हैं तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकलकर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब बात आती है ये कैसे हो रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ये कैसे हो रहा है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, आप ए बी डी त्रिभुज को देख रहे हैं कहोगे? हाँ, ए बी डी त्रिभुज को हम देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ए बी डी त्रिभुज को देख रहे हैं कहोगे? हाँ दोस्तों, ए बी डी त्रिभुज में जो विकर्ण है उस पर एक लंब डाला गया है H1। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो आप मुझे बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? कहोगे देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2। कहोगे देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार को देखा जाए तो D1 है, D है। मैंने कहा ठीक है। और कहोगे देखिए ऊंचाई जो है H1 है, तो इस प्रकार देखा जाए तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना होगा, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मैंने कहा ठीक है।
इसी प्रकार दोस्तों आप डीबीसी त्रिभुज को देख रहे हैं क्या? हाँ दोस्तों, डीबीसी त्रिभुज में ये वाली भुजा हमारी आधार है और उस पर एक लंब डाला गया है H2। तो आप मुझे बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, तो 1/2 हमने लिख दिया, और आधार यहाँ पर D है और ऊंचाई हमारा H2 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया, मिल गया। हाँ कि ना? हो गया। इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ये है और इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है। अगर मैं दोनों को जोड़ देता हूं तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। हाँ कि ना? हो गया। तो मैंने जोड़ दिया। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर 1/2 कॉमन ले लूं और D कॉमन ले लूं, अगर दोस्तों 1/2 और D कॉमन ले लूं, मैं 1/2 और D कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा H1 प्लस H2। हाँ कि ना? हो गया। हाँ, H1 प्लस H2 बचेगा। हाँ कि ना? हो गया। हाँ, तो दोस्तों आपने खुद देखा कि इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या निकल कर आया? 1/2 D ब्रैकेट में H1 प्लस H2 निकल कर आया। हाँ कि ना? हो गया। हाँ, और इसी चीज को हमने कॉन्सेप्ट का नाम दे दिया। हाँ कि ना? हो गया। हाँ, तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर कोई चतुर्भुज आपके सामने दिया जाए, तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई चतुर्भुज दिया जाए और उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपसे पूछे, तो ऐसी स्थिति में अगर आपको दोस्तों एक चतुर्भुज दिया जाए और उस चतुर्भुज में विकर्ण BD पर एक लंब डाला जाए H1 और दूसरा लंब डाला जाए H2, तो ऐसी स्थिति में उस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 D ब्रैकेट में H1 प्लस H2 होगा। ठीक है, ये चीज दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब दोस्तों आइए हम इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं, आइए हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा है कि एक चतुर्भुज हमारा ABCD है। क्या है? एक चतुर्भुज ABCD है। मैंने दोस्तों आपके सामने एक चतुर्भुज बना लिया ABCD। ठीक है, कह रहा है कि विकर्ण जो BD है वो 64 है। मैंने एक विकर्ण खींच लिया BD। ठीक है, इसकी लंबाई दोस्तों हमें कितना दिया है? कहो भैया 64 दिया है। कितना दिया है? 64 दिया है। ठीक है, आगे कह रहा है कि AL लंब है। दोस्तों A से एक लंब डाला गया है, A शीर्ष से एक लंब डाला गया है BD भुजा पर। A से एक लंब डाला गया है AL BD भुजा पर। ठीक है दोस्तों, ये लंब डाला गया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एक लंब डाला गया है C शीर्ष से, एक लंब CM डाला गया है C शीर्ष से BD भुजा पर। ठीक है दोस्तों, एक लंब डाला गया C शीर्ष से CM BD भुजा पर। कह रहा है AL जो है उसकी लंबाई 13.2 है, उसकी लंबाई 13.2 है। ठीक है, और कह रहा है जो CM है उसकी लंबाई हमारा 16.8 है। क्या है? 16.8 है। यही तो कह रहा है। हो गया। हाँ, यही कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि बताइए ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा? चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल क्या होगा? हाँ कि ना? कहोगे हाँ, ABCD का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। दोस्तों ये जो विकर्ण है इसकी लंबाई 64 दिया है। कितना दिया है? 64 दिया है। ठीक है दोस्तों, आप खुद देखिए, आप दोस्तों यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि एक चतुर्भुज हमारा ABCD है और उसमें विकर्ण BD पर एक लंब डाला गया है AL, एक लंब डाला गया है CM। तो ऐसी स्थिति में इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, ऐसी स्थिति में इस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 D H1 प्लस H2 होगा। जहां पर D क्या है? कहोगे विकर्ण है। जहां पर D विकर्ण है और H1 क्या है? पहली ऊंचाई है और दूसरी H2 क्या है? दूसरा लंब है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। H1 क्या है? कहोगे पहला लंब है और H2 क्या है? कहोगे दूसरा लंब है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। अब दोस्तों मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, D की वैल्यू को इतनी है। कहोगे देखिए जो विकर्ण है उसकी लंबाई 64 है, तो मैंने 64 रख दिया। दोनों लंबाइयों का योग कितना है? कहोगे देखिए दोनों जो लंब है, दोनों लंबों का योग कितना है? कहोगे देखिए दोनों लंबों का योग देखा जाए तो कहोगे देखिए 17 में अगर हम 13 जोड़ देते हैं, कहोगे देखिए 17 में अगर हम 13 जोड़ देते हैं तो आएगा 30। तो एक तरह से देखा जाए तो दोनों लंबों का योग क्या है? 30 है। कितना है? 30 है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ, तो मैंने यहाँ पर 30 रख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों दोनों लंबों का योग क्या है? 30 है, तो मैंने यहाँ पर 30 रख दिया। अब मैं गुणा भाग कर ले रहा हूँ। अगर मैं दोस्तों 2 से 64 को काटूंगा तो 32 आएगा, और 32 में अगर मैं 30 की मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा? कहोगे देखिए 3 दूनी 6, 3 9, 960 आएगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। क्या आएगा? 960 आएगा। मतलब ये जो चतुर्भुज है उसका क्षेत्रफल जो है 960 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 960 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ, आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD एक चतुर्भुज है।
ठीक है। कह रहा है कि जिसमें बीडी बराबर 16 सेंटीमीटर दिया है, कह रहा है बीडी बराबर 16 सेंटीमीटर दिया है, कह रहा है एएल जो है लंब है बीडी पर, कह रहा है सीएम लंब है बीडी पर, ठीक है। कह रहा है एएल की लंबाई 9 है, सीएम की लंबाई 7 है, कह रहा है तब चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बताइए। क्या चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल बताइए। दोस्तों आपके सामने आकृति बनाकर दी गई है, आपके सामने आकृति बनाकर दी गई है। मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों ये हमारा एबीसीडी एक चतुर्भुज है। दोस्तों ये हमारा एबीसीडी एक चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज में एक विकर्ण हमारा बीडी है, ठीक है। एक विकर्ण हमारा बीडी खींचा गया है। दोस्तों इस बीडी विकर्ण पर एक लंब डाला गया है एएल। दोस्तों इस बीडी विकर्ण पर एक लंब डाला गया है एएल, ठीक है। एक लंब डाला गया है एएल, ठीक है। और इसी विकर्ण बीडी पर एक दूसरा लंब डाला गया है सीएम। एक दूसरा लंब डाला गया है सीएम। दोस्तों इसी विकर्ण बीडी पर एक दूसरा लंब डाला गया है सीएम। क्या डाला गया है? एक दूसरा लंब डाला गया है सीएम, ठीक। अगर दोस्तों इस बीडी विकर्ण पर, अगर दोस्तों एक चतुर्भुज हमारा एबीसीडी है और उस चतुर्भुज में विकर्ण बीडी पर एक लंब एएन डाला गया है, एक लंब सीएम डाला गया है, तो आप मुझे बताइए इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा 1/2 डी इंटू H1 प्लस H2 होगा। डी इंटू H1 प्लस H2 होगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने पूछा कि डी क्या है, कहोगे डी एक तरह से विकर्ण है। H1 क्या है, कहोगे पहला लंब है। H2 क्या है, कहोगे दूसरा लंब है। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर पुट कर दिया वैल्यू। डी की वैल्यू कितनी है, कहोगे देखिए ये जो विकर्ण है डी, ये जो विकर्ण हमारा बीडी है इसकी लंबाई हमें 16 दिया है, तो मैंने यहाँ पर 16 रख दिया, ठीक है। और मुझे बताइए दोनों लंबों का जोड़ कितना है, कहोगे देखिए पहला जो लंब है, पहला जो एएल लंब है उसकी लंबाई 9 है और कहोगे देखिए जो दूसरा लंब है उसकी लंबाई 7 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोनों लंब का योग 16 है। तो मैंने दोनों लंब का योग कितना है, कहोगे 16 है, तो मैंने यहाँ पर 16 रख दिया। दोनों लंब का योग कितना है, कहोगे 16 है, तो मैंने इनटू में 16 लिख दिया। अगर मैं काटता हूं तो आएगा 8। क्या आएगा, 8 आएगा। हाँ कि ना, कहोगे हाँ। क्या आएगा दोस्तों, 8 आएगा। और 16 8 कितना होता है, कहोगे 128 होता है। मतलब इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा, इस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा, इस चतुर्भुज एबीसीडी का जो क्षेत्रफल होगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। हाँ क्या, हाँ ठीक है। अब दोस्तों आती है बात कि मैं और तेजी से कैसे कर सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आपको क्या करना है, जो विकर्ण है उसका आधा ले लेना है, ठीक है। जो विकर्ण दिया जाएगा उसका आधा ले लेना है आपको। दोस्तों ये जो विकर्ण है इसकी लंबाई कुल है 16 सेंटीमीटर है, ठीक। दोस्तों जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो आपको इस क्वेश्चन को जल्दी से सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो विकर्ण दिया जाएगा उसका आधा ले लेना है। उसका आधा कितना होगा, कहोगे देखिए ये जो विकर्ण है इसकी लंबाई 16 है तो इसका आधा 8 होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, दोनों लंब के योग से मल्टीप्लाई कर देना है। दोनों लंब का योग है कितना, कहोगे 16 है, तो मैंने 16 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस प्रकार दोस्तों 128 आ गया। जो दोस्तों ये जो 128 आया है ये वास्तव में पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आया है। क्या आया है, पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया है, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों कह रहा है कि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है।
कह रहा है ए बी बराबर 5 है, सी डी बराबर 15 है, डी ए बराबर 13 सेंटीमीटर है। कह रहा है यदि विकर्ण समकोण, कह रहा है कि यदि विकर्ण समकोण पर काटे, किसके विकर्ण, क्योंकि जो चक्रीय चतुर्भुज है उसके विकर्ण। ठीक है, कह रहा है कि जो विकर्ण है अगर वो समकोण पर काटे तो बीसी का मान बताइए। क्या बीसी का मान बताइए। मैं आपको दोस्तों यहाँ पर कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आप ध्यान पूर्वक समझिए, आप ध्यान पूर्वक समझते जाइए बस। दोस्तों ये एक चतुर्भुज है। क्या है, एक चतुर्भुज है। ठीक है दोस्तों, ये एक चतुर्भुज है। क्या है, एक चतुर्भुज है। ये चाहे जो चतुर्भुज हो सकता है, आपको इसमें ये नहीं देखना है कि ये चतुर्भुज है, और ये चाहे जो चतुर्भुज हो सकता है, इससे ये मैटर नहीं करता कि ये कौन सा चतुर्भुज है। ठीक है दोस्तों, इस चतुर्भुज में, दोस्तों इस चतुर्भुज में इस चीज का नाम ए है, इस चीज का नाम बी है, इस चीज का नाम सी है, इस चीज का नाम डी है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये जो विकर्ण है एसी विकर्ण को मिला दे रहा हूँ। ठीक, एसी विकर्ण को मैं ऐसे मिला दे रहा हूँ, इस चतुर्भुज में मैं एसी विकर्ण को ऐसे मिला दे रहा हूँ, और इसी चतुर्भुज में मैं डीबी विकर्ण को ऐसे मिला दे रहा हूँ, डीबी विकर्ण को ऐसे मिला दे रहा हूँ। ठीक है, डीबी विकर्ण को ऐसे मिला दे रहा हूँ। अगर दोस्तों ये विकर्ण समकोण पर डिवाइड करते हैं, अगर दोस्तों ये विकर्ण समकोण पर काटते हैं, अगर दोस्तों ये विकर्ण समकोण पर काटते हैं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ए बी का स्क्वायर और बी सी डी का स्क्वायर, ऐसी स्थिति में दोस्तों ए बी का स्क्वायर, इस भुजा का स्क्वायर और इस भुजा का स्क्वायर का योग जो होगा, इस भुजा और इस भुजा का जो स्क्वायर का योग होगा वो वास्तव में बराबर होगा इस भुजा और इस भुजा के स्क्वायर के योग के। अगर दोस्तों कोई चतुर्भुज हमारा एबीसीडी है, उसमें जो दोनों विकर्ण है अगर वो समकोण पर काट रहे हैं, समकोण पर काट रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इस भुजा और इस भुजा के स्क्वायर का योग जो होगा इस भुजा और इस भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, लेकिन ये बात हो रही है कैसे आ रहा है, ये कैसे हो रहा है, हाँ कि ना हो गया, हाँ ये भी तो जानना जरूरी है, हो गया हाँ। तो आइए हम एक बार चेक कर रहे हैं कि ये आखिर हो कैसे रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा एक चतुर्भुज है एबीसीडी, और इसमें जो विकर्ण है एसी और बीडी एक दूसरे को समकोण पर काट रहे हैं, जो जहां पर दोस्तों काट रहे हैं उसका नाम मैं मान ले रहा हूं ओ है। क्या है, ओ है। ठीक, उसका नाम मैं मान ले रहा हूं ओ है। कोई आपको आपत्ति है यहाँ तक? होगा नहीं, हमें यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, आप एओबी त्रिभुज को देख रहे हैं? हाँ दोस्तों, एओबी त्रिभुज एक तरह से समकोण त्रिभुज है। तो मैं कह सकता हूँ ए बी जो है एक तरह से कर्ण है, हाँ कि ना कहोगे हाँ, और ए ओ हो सकता है आधार हो या लंब हो, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों ए ओ बी त्रिभुज में ए बी का जो स्क्वायर होगा, ए बी भुजा का जो स्क्वायर होगा वो वास्तव में बराबर होगा ए ओ स्क्वायर और बी ओ स्क्वायर के योग के, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ए ओ और बी ओ स्क्वायर के योग के बराबर होगा। इसी प्रकार दोस्तों ए ओ डी त्रिभुज भी हमारा समकोण है। अगर ए ओ डी त्रिभुज हमारा समकोण है तो ऐसी स्थिति में एडी का जो स्क्वायर होगा वो वास्तव में एओ और डीओ के स्क्वायर के योग के बराबर होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ये यहां तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं। इसी प्रकार दोस्तों इस वाले त्रिभुज में सीडी का जो स्क्वायर होगा वो डीओ और ओसी के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। इसी प्रकार इस वाले त्रिभुज में दोस्तों, इस वाले त्रिभुज में बीसी का जो स्क्वायर होगा, बीसी का स्क्वायर जो होगा वो वास्तव में बीओ और ओसी के स्क्वायर के योग के बराबर होगा, हाँ ना कहोगे हाँ। यहाँ तक आपको क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक तो चीजें क्लियर है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर सबको जोड़ ले रहा हूँ, क्या कर ले रहा हूँ, सबको जोड़ ले रहा हूँ। ठीक है, अब दोस्तों मैं यहाँ पर सबको जोड़ ले रहा हूँ, ऐड कर ले रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं दोस्तों यहाँ पर जोड़ता हूँ तो आएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब ये जो चारों भुजाएं हैं इनका जोड़ आएगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब इन चारों भुजाओं का जोड़ आएगा इधर बाएं साइड में, हाँ कि ना कहोगे हाँ। बाएं साइड में क्या मिला कहोगे, चारों भुजाओं का जोड़ मिला, ए बी स्क्वायर प्लस
AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर मिला। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ तक आपको कोई आपत्ति कहोगे? नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। इधर दोस्तों एक AO स्क्वायर यहाँ पर है, एक AO स्क्वायर यहाँ पर है, तो 2 AO स्क्वायर हो गए। BO स्क्वायर यहाँ पर है, BO स्क्वायर हो गए, 2 BO स्क्वायर हो जाएंगे। इसी प्रकार दोस्तों एक DO स्क्वायर यहाँ पर है, एक DO स्क्वायर यहाँ पर है, एक DO स्क्वायर, तो 2 DO स्क्वायर हो गए। इसी प्रकार 2 OC स्क्वायर हो जाएंगे। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और मैं अगर कॉमन ले लेता हूँ, दो सब में से कॉमन ले लेता हूँ, लिख के 2AO स्क्वायर, 2BO स्क्वायर, 2DO स्क्वायर, 2OC स्क्वायर लिखकर अगर मैं कॉमन लेता हूँ 2, तो हमें क्या मिलेगा कहोगे? हमें अंदर मिलेगा AO स्क्वायर, BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर मिलेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, DO स्क्वायर मिलेगा। यही तो मिलेगा कहोगे? हाँ, यही चीज मिलेगा, हमें यही चीज मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं। ठीक है दोस्तों, AO स्क्वायर और OB स्क्वायर बराबर किसके होगा कहोगे? AB स्क्वायर के। तो मैं क्या AO और AO स्क्वायर और BO स्क्वायर की जगह AB स्क्वायर लिख सकता हूँ कहोगे? लिख सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों CO स्क्वायर और DO स्क्वायर, CO स्क्वायर और DO स्क्वायर की जगह मैं क्या CD स्क्वायर लिख सकता हूँ कहोगे? हाँ, CO स्क्वायर और DO स्क्वायर वास्तव में CO स्क्वायर और DO स्क्वायर जो है वास्तव में CD स्क्वायर के योग के CD स्क्वायर के बराबर होगा। इसलिए इसकी जगह आप CD स्क्वायर लिख सकते हैं, CD स्क्वायर लिख सकते हैं। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, इस चीज को मैंने जैसे था वैसे लिख दिया। दोस्तों इस चीज को मैंने जैसे था वैसे लिख दिया। ठीक है, 2 है दोस्तों। AO और BO स्क्वायर की जगह AO स्क्वायर और BO स्क्वायर की जगह मैं AB स्क्वायर लिख दे रहा हूँ। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं। इसी प्रकार इसकी जगह मैं लिख दे रहा हूँ 2CD स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत। इसी प्रकार मैं यहाँ पर लिख दिया CD स्क्वायर। क्या लिख दिया? CD स्क्वायर। CD स्क्वायर लिख दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अगर दोस्तों मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2AB स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर 2CD स्क्वायर आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, तो मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया यहाँ पर। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, यहाँ तक आपको कोई आपत्ति कहोगे? नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ तक तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ तक तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैंने कहा ठीक है। अब दोस्तों एक AB स्क्वायर इधर है, 2AB, एक 2 यहाँ पर 2 AB स्क्वायर यहाँ पर है, तो एक AB स्क्वायर से एक AB स्क्वायर कैंसिल। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार 2 CD स्क्वायर यहाँ पर है, एक CD स्क्वायर यहाँ पर है, तो एक CD स्क्वायर से एक CD स्क्वायर कैंसिल। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अब दोस्तों आप देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं कि AD का स्क्वायर, यहाँ पर आपने देखा दोस्तों AD स्क्वायर और BC स्क्वायर का योग जो है बराबर निकल कर आया है AB स्क्वायर और CD स्क्वायर के योग के बराबर निकल कर आया है। AB स्क्वायर और CD स्क्वायर के योग के बराबर आया है। हाँ कि ना कहोगे? तो दोस्तों आपने यहाँ पर खुद देखा, तो दोस्तों यहाँ पर आपने खुद देखा, यहाँ पर दोस्तों आपने खुद देखा कि AD का स्क्वायर और BC का स्क्वायर का योग जो है AB स्क्वायर और CD स्क्वायर के योग के बराबर आया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है कि यदि किसी चतुर्भुज ABCD में विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काट रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आमने सामने की भुजाओं की स्क्वायर का योग हमेशा बराबर होगा। मतलब इस भुजा और इस भुजा की स्क्वायर का योग जो होगा इस भुजा और इस भुजा की स्क्वायर के योग के बराबर होगा। ठीक है, यही चीज तो निकल कर आ रहा है, यही चीज कॉन्सेप्ट था। हाँ कि ना? हाँ। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब आइए इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं, जिससे और क्लियरिटी आ सके क्वेश्चन में। ठीक है, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्या है? ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। मतलब जो चतुर्भुज है वो वृत्त के अंदर मौजूद है। क्या है? वृत्त के अंदर मौजूद है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, मतलब जो चतुर्भुज है वो वृत्त के अंदर मौजूद है।
हाँ कि ना कहोगे हाँ। वास्तव में दोस्तों इस क्वेश्चन में दोस्तों वास्तव में इस क्वेश्चन के अंदर वृत्त से हमें लेना देना कुछ नहीं है, वृत्त से हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो क्वेश्चन कह रहा है मैं वैसा करवा रहा हूँ। ठीक है, जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा मैं करवा रहा हूँ। कह रहा है एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो मैंने एक चक्रीय चतुर्भुज बना दिया। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब दोस्तों ये है कि चतुर्भुज जो है वो वृत्त के अंदर स्थित है, वृत्त के अंदर स्थित है। ठीक है, वृत्त के अंदर स्थित है। वो चाहे जैसा चतुर्भुज हो, हमें इससे मतलब नहीं है। ठीक है, दोस्तों ये हमारा चतुर्भुज है, इसका नाम दोस्तों एबीसीडी है। ये हमारा दोस्तों चक्रीय चतुर्भुज है और इस चक्रीय चतुर्भुज का नाम है एबीसीडी। एबीसीडी ठीक है, एबीसीडी है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। 1 मिनट रुकिए, मैं स्याही डाल दूं। दोस्तों इस चक्रीय चतुर्भुज का नाम है एबीसीडी। क्या है? एबीसीडी है। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कहा है कि जो विकर्ण है एक दूसरे को समकोण पर काट रहे हैं। कह रहा है जो विकर्ण है तो विकर्ण हमारा एक एसी होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है ये जो विकर्ण है मतलब एसी और बीडी कहोगे, मैंने कहा हाँ। कह रहा है ये जो विकर्ण है एक दूसरे को समकोण पर काट रहे हैं, समकोण पर काट रहे हैं। ठीक है, समकोण पर काट रहे हैं, हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है ये जो विकर्ण है एक दूसरे को समकोण पर काट रहे हैं। अभी को दोस्तों मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि यदि कोई चतुर्भुज किसी चतुर्भुज में अगर मैंने अभी को दोस्तों एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था कि यदि किसी चतुर्भुज एबीसीडी में विकर्ण एक दूसरे पर 90 डिग्री पर काट रहे हैं, समकोण पर काट रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आमने सामने की भुजाओं के स्क्वायर का योग जो होगा बराबर होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों यहाँ पर एसी विकर्ण और डीबी विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काट रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एबी का स्क्वायर, ऐसी स्थिति में एबी का स्क्वायर और सीडी का स्क्वायर का जो योग होगा वो वास्तव में बराबर होगा एडी के स्क्वायर और बीसी के स्क्वायर के योग के, हाँ कि ना कहोगे हाँ। होगा कि नहीं कहोगे हाँ, होगा। ठीक दोस्तों इस क्वेश्चन में एबी जो है, एबी जो भुजा है उसकी वैल्यू 5 है, तो मैंने यहाँ पर 5 रख दिया। ठीक है, 5 रख दिया। जो सीडी भुजा है, जो सीडी दोस्तों भुजा है, जो सीडी भुजा है उसकी लंबाई हमें 15 दिया है। ये भुजा हमें 15 दिया है, ये भुजा हमें 5 दिया है। सीडी जो भुजा है दोस्तों 15 है, तो यहाँ पर मैं 15 का स्क्वायर करूंगा तो आएगा 225। क्या आएगा? 225 आएगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। आशा कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। एडी जो भुजा है दोस्तों, एडी जो भुजा है या डीए कह सकते हैं या एडी कह सकते हैं। एडी जो भुजा है दोस्तों उसकी लंबाई हमें 13 दिया है, तो यहाँ पर मैं 13 रखूंगा तो आएगा 169। क्या आएगा? 169 आएगा। ठीक है, 169 आएगा। ठीक है, हमें बीसी की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने बीसी स्क्वायर वैसे रखा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ, अगर दोस्तों मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो क्या आएगा कहोगे? देखिए अगर आप जोड़ते हैं तो 250 आएगा, और 250 में से अगर मैं 169 घटाता हूँ तो 20 स्क्वायर बराबर मुझे मिलेगा 81, और मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो अंडर रूट 81 हो जाएगा, और 81 का वर्गमूल आएगा 9। क्या आएगा? 9। मतलब ये जो बीसी भुजा है, मतलब ये जो बीसी भुजा है इसकी लंबाई कितनी है कहोगे? 9 सेंटीमीटर है। क्या है? 9 सेंटीमीटर है। आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। कह रहा है एबी बराबर 14 सेंटीमीटर है, बीसी बराबर 18 सेंटीमीटर है। कह रहा है एसी जो है 16 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए। क्या? दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए, दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ समांतर चतुर्भुज की खासियत के बारे में। क्या खासियत के बारे में? क्योंकि इन सभी जो अब दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं अब आपको समांतर चतुर्भुज से संबंधित क्वेश्चनों को सोल्व करवाऊंगा और जिसका उपयोग बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक है, जब दोस्तों आपको समांतर चतुर्भुज के बारे में जानकारी होगी तभी आप उन क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब वैसे आपको समांतर चतुर्भुज के बारे में, समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं आपको पता है अच्छे तरीके से, हाँ कि नहीं? मैंने कहा कि किसे कहते हैं भैया? ऐसी आकृति जिसमें आमने सामने की भुजा समानांतर होती है उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं, हाँ कि नहीं? हाँ, ऐसी आकृति जिसमें आमने सामने की भुजा समांतर होती है उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज कहते हैं। दोस्तों मैंने ये एक समानांतर चतुर्भुज बनाया है। दोस्तों मैंने आपके सामने एक समांतर चतुर्भुज बनाया है और इस समांतर चतुर्भुज का नाम है
ABCD। ठीक है दोस्तों, मैंने एक समांतर चतुर्भुज बनाया है ABCD। ठीक है, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज बनाया है। ठीक है दोस्तों, आपको समानांतर चतुर्भुज के बारे में पता होगा कि समानांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं। मैंने पूछा कि बताइए समानांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो आपने कहा तुरंत आपने कहा कि भैया ऐसी आकृति, ऐसे चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं, उसे हम समानांतर चतुर्भुज कहते हैं, उसे हम समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छे। ठीक है, अब दोस्तों आपको मैं खासियत बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने आपके सामने एक समांतर चतुर्भुज बनाया है। क्या समांतर चतुर्भुज ABCD बनाया है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD बनाया है। ठीक है दोस्तों, जो समांतर चतुर्भुज होता है, दोस्तों जो समांतर चतुर्भुज होता है, दोस्तों जो समांतर चतुर्भुज होता है, दोस्तों जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। सबसे पहली खासियत जो होती है समांतर चतुर्भुज की दोस्तों, वो होती है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आपको ध्यान रखना है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। ठीक है दोस्तों, किसी भी समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होगी। क्या होगी, आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी। मैं भी लिख दे रहा हूं, मैं यहां पर लिख भी दे रहा हूं। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं समानांतर चतुर्भुज में किसी एक विकर्ण को ऐसे खींच दूं, अगर मैं समानांतर चतुर्भुज में किसी एक विकर्ण को ऐसे खींच दूं, तो वो विकर्ण पूरे समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देगा। वो विकर्ण पूरे समानांतर चतुर्भुज को पूरे दो बराबर भागों में डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि भैया जो विकर्ण जो होता है किसी भी समानांतर चतुर्भुज को दो बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है कि विकर्ण जो होता है समांतर चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांट देता है। समानांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है, का विकर्ण पूरे क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांट देता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बांटता है। ठीक है, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कभी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों तीसरा जो बिंदु है, ठीक है दोस्तों, एक विकर्ण मैंने ऐसे खींची। अगर दोस्तों मैं दूसरा विकर्ण समांतर चतुर्भुज में अगर मैं दूसरा विकर्ण ऐसे खींच देता हूँ, ठीक है दोस्तों, अगर मैं एक विकर्ण खींचता हूँ, कोई सा भी एक विकर्ण खींचूं, तो वो पूरे क्षेत्रफल को दो बराबर भागों में बांट देता हूँ। अगर दोस्तों मैं दोनों विकर्ण ऐसे खींच देता हूँ, तो ये दोनों विकर्ण पूरे समांतर चतुर्भुज को चार बराबर भागों में बांट देंगे। क्या? पूरे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल को चार बराबर भागों में बांट देंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण पूरे क्षेत्रफल को चार बराबर भागों में बांटते हैं। ये भी ध्यान रखना है।
यहाँ पर 2 बराबर आ जाएगा, ठीक है। चार बराबर भागों में बांट देते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बांट देते हैं, आगे लिख लेना बांट देते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं है, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समान भागों में बांटते हैं। जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं दोस्तों, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब समान भागों में बांटते हैं। जैसे ये दोनों विकर्ण जो है एक दूसरे को अगर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में इन दोनों भाग की दोस्तों इस विकर्ण को इस वाले विकर्ण ने प्रतिच्छेद किया तो ऐसी स्थिति में ये विकर्ण 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों इस वाले विकर्ण को इस वाले विकर्ण ने 2 बराबर प्रतिच्छेद किया है तो ये विकर्ण भी 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा, ठीक है। ये विकर्ण भी आपस में 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, आपको हमेशा ये भी ध्यान रखना है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई? कहोगे हाँ यहाँ तक तो चीजें क्लियर हो गई, यहाँ तक तो चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब दोस्तों एक बात और ध्यान रखना है कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं उनकी लंबाई आपस में बराबर नहीं होती है। मतलब इस विकर्ण की जितनी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई इस विकर्ण की नहीं होगी। दोस्तों समांतर चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई बराबर नहीं होती है। मतलब इस विकर्ण की लंबाई कुछ और होगी और इस विकर्ण की लंबाई कुछ और होगी, ठीक है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब समान भागों में बांटते हैं, लेकिन दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर नहीं होगी, दोनों विकर्णों की लंबाई बराबर नहीं होगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। आशा करता हूं दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दोस्तों अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है ये भी तो जानना जरूरी है। हाँ दोस्तों, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होता है। समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है बेस इंटू हाइट होता है। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा का क्षेत्रफल बेस इंटू हाइट होगा। बेस इंटू हाइट होगा, ये चीज ध्यान रखना है। लेकिन ये कैसे हो रहा है बेस इंटू हाइट, इस चीज को हमें जानना जरूरी है, इस चीज को हमें जानना जरूरी है, ठीक है। जैसे दोस्तों ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज था, ठीक है दोस्तों। इस समांतर चतुर्भुज में मैंने ए शीर्ष से एक लंब खींचा, ए शीर्ष से मैंने एक लंब डाला सीडी भुजा पर। तो ऐसी स्थिति में इस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा, ऐसी स्थिति में इस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा सीडी। दोस्तों इस चतुर्भुज एबीसीडी में मैंने सीडी भुजा पर एक लंब डाला ए शीर्ष से। तो ऐसी स्थिति में इस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा, इस समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा सीडी इंटू हाइट होगा। सीडी यहाँ पर आधार है और हाइट हमारा ये है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है वो बेस इंटू हाइट होगा, ठीक है। लेकिन ये कैसे हो रहा है, बेस इंटू हाइट कैसे हो रहा है, इस चीज को हमें जानना जरूरी है। कहोगे हाँ, आपने कहा हाँ भैया हमें जानना जरूरी है, ठीक है। जैसे दोस्तों ये मैंने एक समांतर चतुर्भुज बना दिया, क्या बना दिया? एक समांतर चतुर्भुज बना दिया। दोस्तों ये एक समांतर चतुर्भुज है, क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। और रुक जाओ एक मिनट दोस्तों, मैंने आपके सामने एक समांतर चतुर्भुज बनाया है। क्या बनाया है? एक समांतर चतुर्भुज बनाया है। दोस्तों मैंने आपके सामने एक समांतर चतुर्भुज बनाया है, ठीक है। आपके सामने एक समांतर चतुर्भुज बनाया है, ठीक है दोस्तों। इसका नाम है ABCD, ठीक है। इस समांतर चतुर्भुज का नाम है ABCD। मैंने ए शीर्ष से एक लंब डाला है, ए शीर्ष से एक लंब डाला AB भुजा पर, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। एक लंब डाला मैंने
और उस लंब का नाम है h। क्या है? h। दोस्तों मैंने इस AB भुजा पर मैंने D शीट से एक लंब डाला, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, ठीक है दोस्तों। अगर मैं DB कर्ण को ऐसे मिला दूं एक रेखा के द्वारा, आपको कोई परेशानी होगी नहीं, ठीक है दोस्तों। आप ADB त्रिभुज को देख रहे हैं? हाँ, ADB त्रिभुज को देख रहे हैं दोस्तों। ADB त्रिभुज को अगर आप देख रहे हैं तो आप मुझे बताइए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार हमारा देखा जाए तो AB है और ऊंचाई देखा जाए तो h है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल गया हम। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, इस त्रिभुज का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही तो क्षेत्रफल इस त्रिभुज का भी होगा? कहोगे? हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों मैं पूरा चाह रहा हूँ दोस्तों, एक बात बताइए, अगर इस दोस्तों एक बात बताइए, जितना क्षेत्रफल इस त्रिभुज का होगा उतना ही तो क्षेत्रफल इस त्रिभुज का होगा? कहोगे? हाँ, ठीक है। दोस्तों आपको पता है कि ये जो कर्ण विकर्ण है इस पूरे क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांट दिया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब इस त्रिभुज का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही क्षेत्रफल इस त्रिभुज का भी होगा? कहोगे? हाँ, ठीक है दोस्तों। अगर मुझे पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है तो मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे देखिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है। अगर आपको इस त्रिभुज पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मुझे पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। कहोगे? हाँ, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस प्रकार दोस्तों आपने खुद देखा कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या निकल कर आया? AB इंटू एच निकल कर आया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपने यहाँ पर खुद देखा कि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल AB इंटू एच आया, जहाँ पर AB क्या है? आधार है और H क्या है? लंब है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपने यहाँ पर खुद देखा कि इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो आया बेस इंटू हाइट आया। क्या आया? बेस इंटू हाइट आया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। अब आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ पर चीजें आपको समझ में आ गई होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इस समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा वो CD इंटू एच होगा। क्या होगा? CD इंटू एच होगा, जहां पर CD क्या है? बेस है और H क्या है? लंब है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक चीज और बात बता देता हूँ दोस्तों, जो विकर्ण होते हैं समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, जब जहां पर काटते हैं वहां पर वो 90 डिग्री का कोण नहीं बनाते हैं। विकर्ण जो होते हैं जहां पर वो काटते हैं, विकर्ण दोस्तों जहां पर काटते हैं समांतर चतुर्भुज के, वहां पर 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है, ठीक है। 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है, जहां पर बनेगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वैसे समांतर चतुर्भुज दोस्तों, समांतर चतुर्भुज में विकर्ण जहां पर काटते हैं वहां पर 90 डिग्री का कोण नहीं बनता है, ठीक है। आपको इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। अब आइए दोस्तों इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन आइए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, जिस क्वेश्चन को हम सोल्व करने जा रहे थे, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये जो 4-5 पॉइंट मैंने 5-6 पॉइंट बताए हैं, इस चीज को आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, इस चीज को आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कह रहा है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। कह रहा है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। मैंने दोस्तों एक समांतर चतुर्भुज बना लिया, दोस्तों मैंने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया, ठीक है, और इसका नाम रख दिया ABCD, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। कह रहा है इस समांतर चतुर्भुज में AB जो भुजा है वो 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। कह रहा है जो BC भुजा है वो 18 सेंटीमीटर है। क्या है? 18 सेंटीमीटर है, ठीक है, 18 सेंटीमीटर है। कह रहा है AC जो है, AC जो विकर्ण है वो 16 सेंटीमीटर है। कह रहा है AC जो विकर्ण है वो 16 सेंटीमीटर है। क्या है? 16 सेंटीमीटर है। AC जो विकर्ण है दोस्तों वो 16 सेंटीमीटर है। AC विकर्ण जो है हमारा 16 सेंटीमीटर है। कितना है? 16 सेंटीमीटर है, ठीक है। कह रहा है कि दूसरा विकर्ण बताइए, मतलब BD का मान हमें बताना है, मतलब BD जो विकर्ण है उसकी लंबाई हमें बतानी है। हाँ कि ना? हाँ, मतलब जो BD जो भुजा है उसकी लंबाई हमें बतानी है। दोस्तों आपको पता है कि AB की जितनी लंबाई होगी उतनी CD की होगी, और जितनी AB की लंबाई होगी उतनी CD की होगी। हाँ कि ना? और आपको ये भी बात पता है कि BC की जितनी लंबाई होगी उतनी AD की होगी। हाँ कि ना? ठीक है दोस्तों, आपको ये भी बात पता है कि दोनों विकर्ण की लंबाई सेम तो नहीं हो सकती, मतलब AC की अगर लंबाई 16 है तो DB की लंबाई 16 नहीं होगी। हाँ कि ना? ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि दोनों विकर्ण की लंबाई अलग अलग होगी, मतलब अगर AC की लंबाई 16 है तो DB की लंबाई कुछ और होगी। हाँ ना? ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ और उस चीज को याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा भी मैं इस क्वेश्चन को दोस्तों एक और तरीके से कराऊंगा। अगर आप बाई चांस कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं तो आप उस तरीके का प्रयोग करके क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं, और उस तरीके से आप दूसरे तरीके से आप अच्छी तरीके से परिचित होंगे।
मुझे विश्वास है कि आप अच्छे तरीके से परिचित होंगे दूसरे वाले तरीके से। पहले वाले तरीके को आपको, पहले वाले कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, किसी भी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में, किसी भी समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में यदि विकर्ण एसी और बीडी, दोस्तों किसी भी समांतर चतुर्भुज में एक विकर्ण हमारा, यदि विकर्ण एसी और बीडी खींचे जाए, तो ऐसी स्थिति में एसी विकर्ण का स्क्वायर और बीडी विकर्ण का जो स्क्वायर होगा, बीडी विकर्ण का जो स्क्वायर होता है, एसी विकर्ण का स्क्वायर और बीडी विकर्ण का जो स्क्वायर होगा, वो वास्तव में ए बी स्क्वायर और बीसी स्क्वायर, के योग के, ए बी स्क्वायर और बीसी स्क्वायर के योग के दुगने के बराबर होगा। ठीक है, ए बी स्क्वायर और बीसी स्क्वायर के योग के दुगने के बराबर होगा। ठीक है, हम दोस्तों ए बी की जगह सी डी भी कह सकते थे और ए डी और बीसी की जगह ए डी भी कह सकते थे। दोस्तों हम ए बी की जगह सी डी भी कह सकते थे, ए डी की जगह हम सी डी भी कह सकते थे और बीसी की जगह हम ए डी भी कह सकते थे। ठीक है, इससे आपको कोई डरना नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी समांतर चतुर्भुज में एसी विकर्ण को खींचा जाए और बीडी विकर्ण को खींचा जाए, एसी विकर्ण और बीडी विकर्ण को खींचा जाए, एसी विकर्ण और बीसी विकर्ण को खींचा जाए, बीडी विकर्ण को खींचा जाए, तो ऐसी स्थिति में दोनों विकर्णों का जो स्क्वायर होगा वो वास्तव में दोनों पास की भुजाओं के स्क्वायर के, दोनों पास की भुजा के, चाहे जो दोनों भुजाएं हो दोस्तों, समांतर चतुर्भुज की दोनों पास की भुजाएं हैं, उनके स्क्वायर के योग के दुगने के बराबर होगा। तो दोनों पास की भुजाएं तो ये हो सकती हैं, ये भी हो सकती हैं, ये भी हो सकती हैं, ये भी हो सकती हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी समांतर चतुर्भुज में एबीसीडी में विकर्ण एसी और बीडी खींचे जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में एसी दोनों विकर्णों के स्क्वायर का जो योग होगा, दोनों समांतर चतुर्भुज के पास की दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के दुगने के बराबर होगा। ये जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट आपका है। ठीक है, अब दोस्तों हमें पता है कि अगर एसी विकर्ण खींचा गया है और बीडी विकर्ण खींचा गया है, तो ऐसी स्थिति में एसी का स्क्वायर और बीसी का स्क्वायर, एसी विकर्ण का स्क्वायर और बीडी विकर्ण का जो स्क्वायर होगा, ए बी स्क्वायर और बीसी स्क्वायर के योग के दुगने के बराबर होगा। ठीक है, अब दोस्तों हम यहां से बीडी विकर्ण की लंबाई निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें एसी भुजा भी पता है, ए बी भुजा भी पता है, बीसी भुजा भी पता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, एसी जो भुजा है उसकी लंबाई 16 दिया है, कहोगे? हाँ, हमें 16 दिया है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? कहोगे 16 लिखोगे और 16 का स्क्वायर होगा 256, तो मतलब 256 आ जाएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है, बीडी विकर्ण की लंबाई हमें निकालनी है, कहोगे? हाँ। तो बीडी स्क्वायर वैसे मैंने लिख दिया। ठीक है, 2 मैंने वैसे रहने दिया। ए बी स्क्वायर, तो ए बी क्या है? 14 है, 14 का स्क्वायर करूंगा तो आएगा 196। ठीक है, इसी प्रकार बीसी हमारा क्या है? 18 है, 324 आएगा। दोनों भुजाओं के, दोनों संगत भुजाओं, दोनों पास की दोनों जो भुजाएं हैं उन भुजाओं के स्क्वायर का योग कितना होगा? दोनों पास की जो भुजाएं हैं उन भुजाओं के स्क्वायर का योग कितना होगा? कहोगे? हम जोड़ ले रहे हैं। 6 6 12 2 हाथ से लगेगी, 9 2 11, 12 2 हाथ से लगे 1, 522 होगा। क्या होगा? 522 होगा। 1 मिनट फिर से मैं कर ले रहा हूँ। 196, ठीक है, और 18 का होता 324। 6 4 10 के 0 हाथ से लगे 1, 9 2 11, 12 2 हाथ से लगे 1, ठीक है, 520 होगा। क्या होगा? 520 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो मैं इंटू में 520 लिख सकता हूँ, कहोगे? हाँ लिख सकते हैं। 520 लिख दिया, क्योंकि इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर का जो योग होगा 520 होगा, तो मैंने यहाँ पर 520 लिख लिया। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं। दोस्तों अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 1040 आएगा। क्या आएगा? 1040 आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और 256 को इधर ले जाता हूँ तो माइनस का 256 आएगा, मतलब 1040 में से 256 हमें घटाना पड़ेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। 4 आएगा। 9 में से 13 में से 5 घटाएंगे तो आएगा हमारा 8। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। 9 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 7। 784 आया है। मतलब बीडी जो स्क्वायर आएगा, बीडी स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो 784 आएगी। क्या आएगी? 784 आएगी। अगर दोस्तों मैं स्क्वायर हटाता हूँ तो अंडर रूट चढ़ेगा, कहोगे? हाँ। अंडर रूट चढ़ेगा तो 784 का अंडर रूट होगा, वर्गमूल होगा कितना? कहोगे? 28 होगा। क्या होगा? 28 होगा। मतलब ये जो बीडी विकर्ण है, मतलब ये जो बीडी विकर्ण है, बीडी जो विकर्ण है उसकी लंबाई 28 सेंटीमीटर होगी। 28 सेंटीमीटर होगी। हाँ क्या कहोगे? आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा।
आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी हम दूसरे मेथड से कर सकते हैं, और उस मेथड से मुझे विश्वास है कि आप अच्छे तरीके से परिचित होंगे। उस मेथड से दोस्तों आप अच्छे तरीके से परिचित होंगे। आइए उस मेथड को भी हम यहाँ पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि विकर्ण एक ऐसा मैंने आपको बताया था कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब समान भागों में बांटते हैं। हाँ कि ना हो गया? हाँ ठीक है। मान लीजिए दोस्तों दोनों विकर्ण जो है वो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, अगर ये विकर्ण खींचा गया है तो इस विकर्ण ने इन दोनों भुजाओं को इस भुजा को इस AC विकर्ण को 2 बराबर भागों में बांट दिया होगा। हाँ कि ना हो गया? हाँ। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये क्या है? मध्य बिंदु है, इस विकर्ण का मध्य बिंदु है। हाँ कि ना हो गया? हाँ ठीक है। अब दोस्तों आपको पता है कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष को हम यदि शीर्ष के सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से हम मिला देते हैं एक रेखा के द्वारा, तो वो रेखा मीडियन कहलाती है। हाँ कि ना हो गया? हाँ दोस्तों, B शीर्ष से एक रेखा खींची गई थी और AC का जो मध्य बिंदु था उससे मिला दी गई है, तो ये रेखा एक तरह से मीडियन है। कहोगे? हाँ मीडियन है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है। तो दोस्तों देखा जाए तो एक तरह से BO जो है एक मीडियन है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ BO एक मीडियन है। तो आप मुझे बताइए, अगर दोस्तों BO एक मीडियन है, BO भुजा हमारा एक मीडियन है, तो इस मीडियन की लंबाई क्या होगी? इस मीडियन की लंबाई क्या होगी? अभी दोस्तों मैंने कल ही या परसों मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि यदि दोस्तों मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि यदि किसी त्रिभुज ABC में एक मीडियन हम BO खींच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में इस मीडियन की लंबाई जो होगी 1/2 अंडर रूट 2AB स्क्वायर प्लस 2BC स्क्वायर माइनस जिस भुजा पर खींची जा रही है उसका स्क्वायर। तो किस भुजा पर खींची जा रही है? कहोगे AC पर खींची जा रही है, माइनस AC का स्क्वायर। बताया था कि नहीं? कहोगे हाँ। बताया था कि नहीं? कहोगे हाँ बताया था। ठीक है, नाम चेंज हो सकता है दोस्तों, लेकिन चीजें यही बताई थी मैंने। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है। तो हम BO की लंबाई निकाल लेते हैं। 1/2 वैसे ही रहेगा। ठीक है, AB के स्क्वायर का धुना और BC के स्क्वायर का धुना का जोड़ क्या होगा? ये तो है, ये AB का स्क्वायर मतलब AB भुजा का स्क्वायर का धुना और BC जो भुजा है उसके स्क्वायर का धुना का जोड़ क्या होगा? तो चेक कर लेते हैं। AB जो भुजा है 196 है और इसका हम धुना करते हैं तो 2 × 12 2 हाथ से लगे 2 × 18 19 के 9 हाथ से लगे 392 आएगा। 2 × 12 2 हाथ से लगे 2 × 18 19 के 9 हाथ से लगे 392 आएगा। इसी प्रकार BC का स्क्वायर का मैं धुना निकाल लेता हूँ। BC भुजा क्या है? 324। BC जो भुजा है 18 का स्क्वायर कर लो 324 और 324 का अगर मैं धुना निकालता हूँ तो क्या होगा? 324 का अगर आप धुना निकालते हो तो आएगा 648। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोनों को मैं जोड़ ले रहा हूँ दोस्तों। 9 2 11 खांसी लगे 1, 9 2 11 खांसी लगे 1, 8 2 10 की 0 हासिल लगे 1। ठीक है, 9 4 9 5 हमारा कितना होगा? 14 के 4 हासिल लगे 1। ठीक है, 6 3 10 1040 आ गया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, इन दोनों टर्म का जोड़ आएगा, इन दोनों टर्मों का जो जोड़ आएगा 1040 आएगा। 1040 आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ क्या आया दोस्तों? 1040 आया। माइनस AC स्क्वायर, AC कितना है कहोगे? दोस्तों AC तो हमारा 16 है, तो 16 का स्क्वायर करने क्या आएगा? 256 आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ क्या आएगा दोस्तों? 256 आएगा। क्या आएगा? 256। अब दोस्तों 1040 में से 256 घटा लेते हैं। 1040 में से हम 256 घटाएंगे तो क्या आएगा कहोगे? देखिए, अगर आप घटाते हो तो 4 और 8 784 आएगा। क्या आएगा? 784 आएगा। और 784 का दोस्तों इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो 784 आएगा और 784 का वर्गमूल होता है 28। क्या होता है? 28 होता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ क्या होता है दोस्तों? 28 होता है। तो यहाँ पर 28 लिख सकता हूँ कहोगे? हाँ, और 28 भागे 2 मतलब 14 आ गया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ मतलब ये जो भुजा है हमारी कितनी है कहोगे? 14 सेंटीमीटर है। क्या है? 14 सेंटीमीटर है दोस्तों। अगर ये भुजा हमारी यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है 14 सेंटीमीटर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की भी लंबाई 14 सेंटीमीटर होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ ये जो BD है, इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि जो BD विकर्ण है उसकी लंबाई 28 सेंटीमीटर होगी।
क्या होगी 28 सेंटीमीटर होगी। आशा करता हूँ आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि कैसे हम यहाँ पर माध्यिका का कॉन्सेप्ट लगाकर हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। माध्यिका का कॉन्सेप्ट लगाकर हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। हाँ क्या कहोगे? हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। कह रहा है AB का मध्य बिंदु E है, AB का मध्य बिंदु E है, ठीक है। कह रहा है और CE कोण जो है, CE जो है कोण BCD को विभाजित करती है, मतलब दो बराबर भागों में बांटती है। कह रहा है कि तब बताइए DEC का मान क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर E एक तरह से मैं दोस्तों E एक तरह से यहाँ पर लिखा नहीं है, और आपको ध्यान देना है कि AB जो है AB का जो मध्य बिंदु है वो E है, ठीक है। AB का मध्य बिंदु E है, वहां पर E आप बना लेना, ठीक है। वैसे मैं यहाँ पर आकृति जो बनाऊंगा उसमें मैं दर्शा दूंगा, ठीक है। दोस्तों मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों इस आकृति को मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इस आकृति को मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ, इस आकृति को मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, ठीक है। ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है ABCD, क्या है? एक समांतर चतुर्भुज ABCD है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। कह रहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो मैंने एक समांतर चतुर्भुज ABCD बना लिया। कह रहा है कि AB का मध्य बिंदु E है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ये जो है AB का मध्य बिंदु है, ठीक है। कह रहा है कि CE जो रेखा है वो BCD को दो बराबर भागों में बांटती है। BCD इस कोण को दोस्तों दो बराबर भागों में बांटती है। कौन बांटती है? कहोगे ये जो CE रेखा है, ये जो CE रेखा है इसने दो बराबर भागों में इस कोण को दो बराबर भागों में बांट दिया। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मान लीजिए दोस्तों ये पूरा कोण हमारा 2θ डिग्री था, तो ऐसी स्थिति में ये जो CE रेखा है इसने दोनों कोण को दो बराबर भागों में बांट दिया, मतलब θ डिग्री के कोण में बांट दिया, θ डिग्री के कोण में बांट दिया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। कह रहा है दोस्तों DEC बताइए, DEC बताइए, मतलब हमसे ये वाला कोण पूछ रहा है, ये वाला कोण पूछ रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। देख लेते हैं, हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। अब दोस्तों एक बात बताइए, CD और AB जो है समांतर रेखा है कि नहीं कहोगे? हाँ, समांतर रेखा है। समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है तो ऐसी स्थिति में CD जो भुजा है AB के समानांतर होगी। हाँ कि ना होगी? हाँ। दोस्तों इस CD और AB जो समानांतर रेखा है उनको एक तिर्यक रेखा CE इस बिंदु पर और इस बिंदु पर काट रही है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आपको मैंने बहुत पहले ही कॉन्सेप्ट सारे बता दिए हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं कि यदि इस समांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा यहाँ पर θ डिग्री का कोण बन रहा है तो ऐसी स्थिति में इस दूसरे समांतर रेखा के द्वारा और इसी तिर्यक रेखा के द्वारा यहाँ पर भी θ डिग्री का कोण बनेगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। बनेगा कि नहीं कहोगे? हाँ, बनेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे? हाँ। दोस्तों इस त्रिभुज में इस कोण के सामने की भुजा ये वाली होगी और इस कोण के सामने की भुजा ये वाली होगी। दोस्तों आपको पता है कि जब किसी त्रिभुज में जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो ऐसी स्थिति में उन कोणों के सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस त्रिभुज में ये कोण इस कोण के बराबर है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों कोणों की सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी। मतलब अगर इस कोण के सामने की भुजा ये x है तो ऐसी स्थिति में इस कोण के सामने की भुजा ये भी x होगी। मतलब इस भुजा और इस भुजा की लंबाई क्या होगी? आपस में बराबर होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब इन दोनों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मान लीजिए दोस्तों BC जो भुजा है उसकी लंबाई 1 है, BC जो भुजा है उसकी लंबाई 1 है, ठीक है। तो मान लीजिए जो BC भुजा है दोस्तों उसकी लंबाई 1 है, ठीक है। तो इसकी भी लंबाई भी 1 होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों ये क्या था? मध्य बिंदु था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। मतलब यहाँ से यहाँ तक की जितनी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई यहाँ से यहाँ तक की होगी, कहोगे? हाँ। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1 है तो यहाँ से यहाँ तक की भी लंबाई 1 होगी। आप 2 भी मान सकते थे, आप x भी मान सकते थे, आप 4, 5 जो भी मन कर रहा है वो मान सकते थे। ये आपके ऊपर डिसाइड करता है। मैं इसलिए यहाँ पर एक मान रहा हूँ कि थोड़ा आसानी हो जाए, छोटी वैल्यू रहेगा परेशान ज्यादा नहीं करेगा, ठीक है। छोटी वैल्यू ज्यादा परेशान नहीं करता, इसलिए मैं हमेशा जल्दी ज्यादा 1 मानता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों मुझे पता चलेगा कि भैया अगर इसकी लंबाई 1 है तो इसकी लंबाई भी 1 होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। दोस्तों आपको पता है कि समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है तो ऐसी स्थिति में
अगर इस भुजा की लंबाई 1 है तो इस भुजा की लंबाई भी 1 होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, अगर ये कोण 2 थीटा डिग्री है तो ये वाला कोण कितना हुआ? अभी आपको पता नहीं होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और इस चीज को आप गाढ़ बात लेना। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखना है कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण हमेशा बराबर रहते हैं। दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण हमेशा बराबर होते हैं। मतलब अगर ये वाला कोण थीटा है तो ऐसी स्थिति में ये वाला कोण भी थीटा होगा। मतलब अगर ये वाला कोण हमारा एक्स है तो ये वाला कोण भी हमारा एक्स है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन कैसे हो रहा है मैं आपको समझा दे रहा हूँ, जिससे आपको रटना ना पड़े। ठीक है दोस्तों, ये समानांतर रेखा है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ये भी समानांतर रेखा है, कहोगे हाँ। ठीक है, ये समानांतर रेखा, ये भी समानांतर रेखा है। ठीक, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इन दोनों समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा यहाँ पर काट रही है, एक यहाँ पर काट रही है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस समानांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा यहाँ पर कोण बनाया जा रहा है, और इसी तिर्यक रेखा और इसी तिर्यक रेखा के द्वारा यहाँ पर भी कोण बनाया जा रहा है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। आपको दोस्तों पता है कि ये दोनों अंदर के कोण है, इस तिर्यक रेखा के एक ही साइड और समांतर रेखाओं के अंदर के कोण है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों कोणों का योग 180 होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इन दोनों कोणों का योग 180 होगा तो एक बात बताइए मुझे, हम इन दोनों कोणों का योग 180 है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर इस 180 में से इस कोण की वैल्यू थीटा है तो इस कोण की वैल्यू क्या होगी कहोगे? इस कोण की वैल्यू 180 माइनस थीटा होगी, 180 माइनस थीटा होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ तक चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ। यहाँ तक चीजें क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। ठीक है, अब दोस्तों एक बात बताइए, ये भुजा इस भुजा के समांतर है कि नहीं कहोगे हाँ। इस समांतर चतुर्भुज में ये वाली जो भुजा है इस भुजा के समांतर है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। और आप देख रहे हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इन दोनों समांतर भुजाओं को एक तिर्यक रेखा यहाँ पर काट रही है और एक यहाँ पर काट रही है, हाँ कि नहीं कहोगे हाँ। और आपको ये भी दिख रहा है कि इस समांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा यहाँ पर कोण बनाया जा रहा है, और इस समांतर रेखा, दूसरी समांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा यहाँ पर एक कोण बनाया जा रहा है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों ये दोनों कोण एक तरह से समांतर रेखा के अंदर की तरफ, समांतर रेखा के अंदर की तरफ ही बन रहे हैं। ऐसी स्थिति में इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। क्या होगा? 180 डिग्री होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है, और इस 180 में से इस कोण की भागीदारी इतनी है, 180 माइनस थीटा डिग्री है। तो इस कोण की भागीदारी क्या होगी कहोगे? 180 में से अगर मैं घटा देता हूँ इस वाले कोण को तो मुझे इस वाले कोण की भागीदारी मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर मैं घटाता हूँ तो आएगा थीटा डिग्री। मतलब ये वाला जो कोण होगा वो क्या होगा? थीटा डिग्री होगा। क्या होगा? थीटा डिग्री होगा। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बन रहा था, तो यहाँ पर भी थीटा डिग्री का कोण बन रहा है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो इससे ये प्रूफ होता है कि भैया समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर दोस्तों यहाँ पर 2 थीटा डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ पर भी 2 थीटा डिग्री का ही कोण बनेगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। एक मिनट रुकिए। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, इस त्रिभुज को आप देख रहे हैं कहोगे हाँ। दोस्तों इस त्रिभुज में इस वाली भुजा की लंबाई 1 है और इस वाली भुजा की लंबाई भी 1 है। मतलब ये दोनों भुजाएं इस त्रिभुज में, मतलब ये वाली और ये वाली भुजा आपस में बराबर है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। आपको दोस्तों ये भी बात पता है कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है तो ऐसी स्थिति में उन भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है तो ऐसी स्थिति में इस भुजा का सम्मुख कोण अगर ये वाला थीटा डिग्री है तो ऐसी स्थिति में इस भुजा का सम्मुख कोण ये वाला भी थीटा डिग्री है। मतलब अगर ये इस त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के सामने ये वाला कोण हमारा 180 डिग्री है, तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के सामने ये वाला कोण भी हमारा 180 डिग्री होगा। मतलब ये दोनों जो है बराबर कोण है दूसरे के, मतलब ये दोनों जो है बराबर कोण है, हाँ क्या कहोगे हाँ। दोस्तों इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, हाँ क्या कहोगे हाँ। दोस्तों इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, और इस 180 में से इस कोण की भागीदारी 2 थीटा डिग्री की है। तो मैं कह सकता हूँ इन दोनों कोणों की भागीदारी 180 माइनस 2 थीटा डिग्री की होगी, 180 माइनस 2 थीटा डिग्री की होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, ये दोनों समान कोण है कहोगे हाँ। दोस्तों ये दोनों समान कोण है। दोस्तों दोनों कोणों की भागीदारी इतनी की है, मतलब दो समान कोणों का योग इतना है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों दो समान कोणों का योग इतना है तो उनमें से प्रत्येक कोण कितना है कहोगे? 90 माइनस थीटा डिग्री है। क्या है? 90 माइनस थीटा डिग्री है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों मुझे पता चलेगा कि भैया प्रत्येक कोण
90 माइनस थीटा डिग्री है, मतलब ये वाला कोण भी 90 माइनस थीटा डिग्री है, ये वाला कोण भी हमारा 90 माइनस थीटा डिग्री है। हाँ कितना कहोगे? हाँ दोस्तों ये वाला कोण कितना है कहोगे? ये वाला कोण जो है 90 माइनस थीटा डिग्री है। कितना है कहोगे? 90 माइनस थीटा डिग्री है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये पूरा कोण हमारा कितनी डिग्री का होता है कहोगे? 180 डिग्री का होता है। हाँ कितना कहोगे? हाँ दोस्तों पूरा कोण हमारा 180 डिग्री का होता है, पूरा कोण हमारा 180 डिग्री का होता है, जिसमें से इस और इस कोण की भागीदारी देखा जाए तो 90 डिग्री की है। दोस्तों इस और इस कोण का योग कितना है कहोगे? देखिए ये वाला कोण हमारा 90 माइनस थीटा है कहोगे? देखिए ये वाला कोण हमारा 90 माइनस थीटा है और ये वाला कोण हमारा थीटा डिग्री है। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोनों कोणों की भागीदारी जो है 90 डिग्री की है, दोनों कोणों का योग जो है 90 डिग्री है। हाँ कितना कहोगे? हाँ तो आपने कहा दिया, देखिए दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है। क्या है? 90 डिग्री है। हाँ कितना कहोगे? हाँ ठीक है दोस्तों, आप जान रहे हैं कि ये पूरा कोण 180 डिग्री का होता है, जिसमें से इस और इस कोण का योग जो है, इस और इस कोण का भागीदारी 90 डिग्री की है। तो मैं कह सकता हूँ कि इस कोण की भागीदारी अकेले की 90 डिग्री होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ इस कोण की भागीदारी अकेले की 90 डिग्री होगी। क्या? अकेले की 90 डिग्री होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कहा था कि बताइए DEC का मान क्या होगा? DEC का मान क्या होगा? तो मैं कह सकता हूँ DEC कोण का मान जो होगा 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री होगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AC और BD O बिंदु पर काटते हैं। कह रहा है कि DAC जो कोण है 50 डिग्री है। कह रहा है AOB जो कोण है 80 डिग्री है। कह रहा है कि तब बताइए DBC का मान क्या होगा? DBC का मान क्या होगा? ठीक है, DBC का मान क्या होगा? ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, दोस्तों ये मैंने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया ABCD। दोस्तों ये मैंने एक समांतर चतुर्भुज बना लिया ABCD। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों इस समांतर चतुर्भुज में एक विकर्ण दोस्तों BD है। दोस्तों इस समांतर चतुर्भुज में एक विकर्ण हमारा BD खींचा गया है और दूसरा जो विकर्ण है खींचा गया है AC। दूसरा विकर्ण हमारा खींचा गया है AC। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ दोस्तों इस समांतर चतुर्भुज में एक विकर्ण हमारा BD खींचा गया है, दूसरा विकर्ण हमारा AC खींचा गया है, दूसरा विकर्ण हमारा AC खींचा गया है। हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ यहाँ तक आपको चीज़ें दोस्तों, यहाँ तक दोस्तों आपको कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हमें दोस्तों जहाँ पर दोनों विकर्ण मिल रहे हैं उस बिंदु का नाम है O। क्या है? O है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 80 डिग्री का कोण बन रहा है, 80 डिग्री का कोण बन रहा है। तो मैंने 80 डिग्री का यहाँ पर कोण बना दिया। दोस्तों यहाँ पर 50 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 50 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब दोस्तों कुछ जानकारी हम क्वेश्चन पढ़कर भी ले लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण AD और AC और BD O पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, प्रतिच्छेद कर रहे हैं। कह रहा है DAC 50 डिग्री है। ठीक है, कोई दिक्कत है होगी नहीं। आगे कह रहा है AOB 80 डिग्री है। ठीक है, ये भी चीज़ लिखा हुआ है। कह रहा है कि DBC बताइए क्या है? DBC ये वाला कोण हमें पूछ रहा है, हमसे ये वाला कोण पूछ रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है दोस्तों, ये वाला कोण हमसे पूछ रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों हमसे ये वाला कोण पूछ रहा है। एक बात बताइए दोस्तों, आप ये एक क्या है कहोगे? ये समांतर चतुर्भुज है। दोस्तों ये एक समांतर चतुर्भुज है। अगर एक समांतर चतुर्भुज है तो ऐसी स्थिति में आमने सामने की भुजा बराबर होगी कहोगे? हाँ मतलब AD और मतलब अगर दोस्तों ये एक समांतर चतुर्भुज है तो ऐसी स्थिति में आमने सामने की भुजा समांतर होगी कहोगे? हाँ ठीक है, मतलब AD और BC क्या है? समांतर भुजाएं हैं कहोगे? हाँ दोस्तों AD और BC समांतर भुजाएं हैं, आपको पता है कहोगे? हाँ दोस्तों इन दोनों समांतर भुजाओं को एक तिर्यक रेखा AC यहाँ पर काट रही है और यहाँ पर काट रही है। हाँ क्यों कहोगे? हाँ आप दोस्तों देख रहे हैं कि इस समांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा अगर यहाँ पर 50 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है तो इतने ही डिग्री का कोण इस दूसरे समांतर रेखा और इस तिर्यक रेखा के द्वारा
तिर्यक रेखा की दूसरी साइड भी बनाया जाएगा। मतलब यहाँ पर मतलब अगर यहाँ पर 50 डिग्री का कोण बनाया जा रहा है तो यहाँ पर भी 50 डिग्री का कोण बनाया जाएगा। हाँ क्या हो गया दोस्तों? आप CBO त्रिभुज को देख रहे हैं कहोगे हाँ दोस्तों, CBO त्रिभुज में मैं अगर CO भुजा को आगे ऐसे बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो वास्तव में बाह्य कोण कहलाएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ? आप मुझे बताइए इस बाह्य कोण की दोस्तों आपको पता है ये बाह्य कोण, दोस्तों आपको पता है कि ये जो बाह्य कोण है वास्तव में इन दोनों कोणों का योग है। हाँ कि ना कहोगे हाँ? दोस्तों आपको पता है कि ये जो बाह्य कोण है वास्तव में इन दोनों कोणों का योग है। मतलब इन दोनों बाह्य कोणों, इन दोनों कोणों का योग जो है 80 डिग्री है। हाँ कि ना कहोगे हाँ? दोस्तों इन दोनों कोणों का योग 80 डिग्री था और इस 80 डिग्री में से इस कोण की भागीदारी जो थी 50 डिग्री की थी, तो मैं कह सकता हूँ इस कोण की भागीदारी जो थी 30 डिग्री की थी। क्या थी? 30 डिग्री की थी। क्या थी दोस्तों? 30 डिग्री की थी। मतलब DBC कोण DBC का जो मान होगा वो 30 डिग्री होगा। क्या होगा? 30 डिग्री। मतलब कोण DBC का जो मान होगा वो 30 डिग्री होगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गई होगी। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्योंकि अगला क्वेश्चन कर रहा है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें CL लंब है AD पर, कह रहा है DM लंब है BA पर, कह रहा है CL लंब है AD पर और DM लंब है BA पर। ठीक है, कह रहा है CD बराबर 16 है तो DM बराबर 12 है और CL बराबर 15 है तो AD भुजा की लंबाई बताइए। AD भुजा की लंबाई बताइए। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस आकृति को मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। इस आकृति को मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, दोस्तों कह रहा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। दोस्तों इसका नाम है ABCD है। ठीक है दोस्तों, ये जो है चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, आगे दोस्तों कह रहा है कि जिसमें CL लंब है AD पर। दोस्तों एक लंब है इस वाली भुजा पर, इस वाली भुजा पर एक लंब है CL। दोस्तों इस वाली भुजा पर एक लंब है, एक लंब खींचा गया है C शीर्ष से एक लंब खींचा गया है और वो लंब है CL। दोस्तों इस वाली भुजा पर दोस्तों AD भुजा पर एक लंब डाला गया है CL। ठीक है, एक लंब डाला गया है CL। ठीक है, इसी प्रकार कह रहा है कि AB भुजा पर एक लंब है DM। कह रहा है कि दोस्तों आगे कि DM लंब है AB भुजा पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक लंब डाला गया है। दोस्तों यहाँ से एक लंब डाला गया है। दोस्तों यहाँ से एक लंब डाला गया है इस AB भुजा पर, इस AB भुजा पर एक लंब डाला गया है। दोस्तों यहाँ पर AB भुजा पर एक लंब डाला गया है। दोस्तों AD भुजा पर दोस्तों AB जो भुजा है उस पर एक लंब डाला गया है DM, एक लंब डाला गया है DM। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं हमें। यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे कह रहा है कि CD की जो लंबाई है, CD की जो लंबाई है 16 सेंटीमीटर है। अगर दोस्तों इसकी लंबाई 16 है तो इसकी लंबाई भी 16 होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ? अगर दोस्तों इस वाली भुजा की लंबाई 16 है तो ये भी इस वाली भुजा की लंबाई भी 16 होगी। आगे कह रहा है DM की जो लंबाई है, DM जो लंब है उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर। कह रहा है जो ये DM लंब है AB पर उसकी लंबाई, कह रहा है ये जो DM है लंब है AB भुजा पर जो लंब है DM उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर दिया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ? ठीक है, आगे कह रहा है CL जो लंब है DA पर उसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है। हाँ कि ना कहोगे हाँ? 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल के बारे में बताया था कि नहीं कहोगे हाँ? मैंने दोस्तों आपको क्या बताया था समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल? कहोगे देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपने बताया था बेस इनटू हाइट। हाँ कि ना कहोगे हाँ? यही तो होता है कहोगे हाँ? ठीक है
दोस्तों ABCD एक समांतर चतुर्भुज था, कहोगे हाँ। दोस्तों ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD को आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और AD भुजा पर, दोस्तों AD भुजा पर एक लंब डाला गया है CL, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इस AD भुजा पर एक लंब डाला गया है CL, तो ऐसी स्थिति में इस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा, इस चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होगा AD इंटू CL होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। मतलब AD इंटू 15 होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। क्योंकि दोस्तों ये बेस है और एक तरह से क्या है, हाइट है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा AD इंटू 15 होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। ठीक है, एक बात बताइए दोस्तों, आप AB भुजा को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों आप AB भुजा को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों AB भुजा को हम देख रहे हैं, ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, CD की अगर लंबाई 16 है तो इस AB भुजा की लंबाई भी 16 होगी कि नहीं, कहोगे हाँ 16 होगी, ठीक है। दोस्तों आप AB भुजा को देख रहे हैं, कहोगे हाँ AB भुजा को देख रहे हैं। दोस्तों इस AB भुजा पर एक लंब डाला गया है AD, हाँ क्या, कहोगे हाँ। दोस्तों इस AB भुजा पर, इस समांतर चतुर्भुज की AB भुजा पर एक लंब डाला गया है AD, एक लंब डाला गया है DM, एक लंब डाला गया है DM। दोस्तों आप इस समांतर चतुर्भुज में AB भुजा को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों इस AB भुजा पर एक लंब डाला गया है DM, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इस AB भुजा पर, इस समांतर चतुर्भुज की AB भुजा पर एक लंब डाला गया है DM, तो आप मुझे बताइए इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। कभी देखिए, समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बेस इंटू हाइट। बेस हमारा है AB और इस बेस पर एक लंब डाला गया है DM, तो इस प्रकार देखा जाए तो इस समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा AB इंटू DM, मतलब AB इंटू 12 होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों ये भी पूरा त्रिभुज, ये भी पूरे, दोस्तों ये पूरे समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, ये भी पूरे समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। तो इस प्रकार देखा जाए तो दोनों स्थितियों में क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, AD भुजा की लंबाई हमें निकालनी थी। AB भुजा की लंबाई कितनी थी, कहोगे AB भुजा की लंबाई 16 थी, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। अगर मैं यहाँ पर 16 रखता हूँ तो आएगा 16 इंटू 12, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। अब दोस्तों मुझे अगर AD की वैल्यू निकालनी है तो मुझे 15 को इसके अपोन में भेजना पड़ेगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। 15 को इसके अपोन में भेजना पड़ेगा, तो मैंने भेज दिया 15 को अपोन में, 15 को अपोन में भेज दिया, 15 को दोस्तों मैंने अपोन में भेज दिया, ठीक है। तो 3 चौक 12 होता है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। 3 चौक 12 होता है, 16 चौक 64 होता है। दोस्तों मैं 3 से अगर डिवाइड करता हूँ तो 3 चौक 12 होगा, 3 5 15 होगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, 16 चौक 64 आएगा और 64 अपॉन 5 आएगा, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। 5 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 2 चौक 8, 2 6 12, 12.8 आएगा, क्या आएगा 12.8 आएगा, 12.8 आएगा, क्या आएगा 12.8 आएगा। मतलब ये जो AD जो हमारा आधार है, मतलब ये जो AD जो है भुजा, उसकी लंबाई दोस्तों 12.8 सेंटीमीटर है, क्या है 12.8 सेंटीमीटर है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो हमें नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाएं 36 और 27 सेंटीमीटर है। कह रहा है अगर बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी 12 है तब छोटी भुजाओं के बीच की दूरी है क्या, ठीक है। छोटी भुजाओं के बीच की दूरी है क्या। दोस्तों इस क्वेश्चन को सोल्व करवाने के लिए मैं एक समानांतर चतुर्भुज बना ले रहा हूँ, जिससे अच्छे तरीके से मैं इस क्वेश्चन को समझा सकूँ, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। दोस्तों मैंने आपके सामने एक समानांतर चतुर्भुज बनाया और इसका नाम मैं दे दे रहा हूँ ABCD समानांतर चतुर्भुज, हाँ कि ना, हो गया हाँ, ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समानांतर चतुर्भुज है और उसकी संलग्न जो भुजा है 36 और 27 सेंटीमीटर है। मतलब जो बड़ी भुजा है वो 36 है, जो छोटी भुजा है 27 है, ठीक। अगर दोस्तों ये 36 है तो ये भी 36 होगा, हाँ कि ना, हो गया हाँ। अगर ये 27 है तो ये भी 27 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, ठीक है। कह रहा है कि बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी 12 है, बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी बराबर, मतलब इस भुजा और इस भुजा की जो बीच की दूरी है वो 12 है, ठीक है। दोस्तों जो बीच की दूरी होती है वो एक तरह से लंब होती है, क्या होती है, लंब होती है। जो बीच की दूरी है दोस्तों होती है वो लंब होती है, ठीक है।
लंब होती है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ये जो बीच की दूरी है दोस्तों ये लंब है। ठीक है दोस्तों, ये जो कह रहा है ये जो बीच की दूरी है, कह रहा है जो बड़ी भुजाएं हैं उनके बीच की दूरी 12 है। मतलब ये जो दूरी है इन दोनों भुजाओं के बीच की वो 12 है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, जो दूरी होती है एक तरह से लंब होती है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। ठीक है, और थोड़ा नीचे लिख दो। इसी प्रकार कह रहा है कि तब छोटी भुजाओं के बीच की दूरी बताइए। क्या छोटी भुजाओं के बीच की दूरी बताइए। ठीक है, कह रहा है छोटी भुजाओं के बीच की दूरी बताइए। क्या छोटी भुजाओं के बीच की दूरी बताइए। ठीक है, कह रहा है छोटी भुजाओं के बीच की दूरी बताइए। तो दोस्तों छोटी भुजाओं की दूरी पूछ रहा है, तो दोस्तों जो दूरी होती है वो एक तरह से लंब होता है। क्या होता है? लंब होता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों ये जो हमसे ये जो छोटी भुजाओं की बीच की दूरी है वो क्या है? तो एक तरह से लंब होगा। दोस्तों ये जो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी है वो क्या है? एक तरह से लंब होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों यही दूरी हमसे पूछ रहा है, यही दूरी हमसे पूछ रहा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, आप एक बार बताइए, आप इस समांतर चतुर्भुज एबीसीडी को देख रहे हैं? कहोगे हाँ। दोस्तों इस समांतर चतुर्भुज एबीसीडी को देख रहे हैं? कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, इस समांतर चतुर्भुज में इस समांतर चतुर्भुज में सीडी एक भुजा है, सीडी भुजा को देख रहे हैं? कहोगे हाँ। सीडी भुजा पर एक लंब है, एक लंब है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। और उसकी लंबाई 12 है। दोस्तों आप इस समांतर चतुर्भुज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ। इस समांतर चतुर्भुज में सीडी भुजा की लंबाई 36 है और इस पर एक लंब है, एक लंब है और जिसकी लंबाई 12 है। तो आप मुझे बताइए इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हुआ कितना? को भी देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस हमारा 36 है, बेस हमारा 36 है और हाइट हमारा देखा जाए इस पर जो लंब है उसको देखा जाए तो 12 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 36 इंटू 12 होगा। 36 इंटू 12 होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप एबीसीडी चतुर्भुज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ। दोस्तों एबीसीडी चतुर्भुज में एडी भुजा पर एक लंब डाला गया है, एक लंब डाला गया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, अगर दोस्तों इस समांतर चतुर्भुज में एडी भुजा पर एक लंब डाला गया है तो आप मुझे बताइए इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा कितना? कहोगे देखिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है बेस इंटू हाइट। बेस हमारा देखा जाए तो एडी है और हाइट हमारा देखा जाए तो ये है। ठीक है, हाइट हमारा देखा जाए तो ये है, इसका नाम डाल देते हैं एच। ठीक है, हाइट देखा जाए तो दोस्तों क्या है? एच है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बेस इंटू हाइट होगा। बेस जो है उसकी लंबाई हमारा 27 है और जो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी है उसकी वैल्यू हमारा एच है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना होगा। दोस्तों ये भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है, ये भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। तो दोनों स्थितियों में तो बराबर होगा क्षेत्रफल। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अब दोस्तों हम इसे सोल्व कर लेते हैं। अगर दोस्तों एच की वैल्यू निकालनी है, अगर दोस्तों मुझे दोनों भुजाओं के बीच की दूरी निकालनी है, दोनों छोटी भुजाओं के बीच की दूरी निकालनी है, मतलब एच की वैल्यू निकालनी है तो 27 को इसके अपोन में भेजना पड़ेगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो मैंने भेज दिया तो क्या निकल कर आएगा? कहोगे देखिए 9 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ 9 चौक 36, यहाँ पर 4 आ गया, 3 बचेगा, 3 से हम इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 4। हाँ कि ना कहोगे हाँ। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 16। मतलब ये जो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी थी ये वास्तव में 16 सेंटीमीटर थी। क्या थी? 16 सेंटीमीटर थी। 16 सेंटीमीटर थी। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको फिगर उगर बनाने की जरूरत नहीं है। ये तो देखते ही क्वेश्चन हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते ही सोल्व हो जाना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण बीडी की लंबाई जो है 18 सेंटीमीटर है। कह रहा है पी और क्यू त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एडीसी के केंद्रक है। तो बताइए पी क्यू की लंबाई क्या होगी? ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दोस्तों मैं एक समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी बना लेता हूँ। एक समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी बना लेता हूँ। ठीक है, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज है एबीसीडी। ठीक है, तो दोस्तों मैंने ये जो समांतर चतुर्भुज बनाया इसका नाम एबीसीडी रख दिया। ठीक है, कह रहा है कि जो विकर्ण बीडी है उसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है। कह रहा है ये जो विकर्ण बीडी है इसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है। कितना है? 18 सेंटीमीटर है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी। आगे कह रहा है कि पी और क्यू त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज एडीसी के केंद्रक है। ठीक है, कह रहा है एबीसी, कह रहा है इस वाले त्रिभुज का
केंद्रक जो है, इस वाले त्रिभुज का जो केंद्रक है वो P है, और इस वाले त्रिभुज का ADC कह रहा है कि त्रिभुज ADC का जो केंद्रक है वो Q क्या है, Q है। हाँ क्या हो गया। दोस्तों एक बात बताइए, केंद्रक कहाँ होता है? कहोगे केंद्रक एक तरह से देखा जाए तो माध्यिका पर उपस्थित होता है। हाँ कि ना कहोगे। हाँ दोस्तों आपको पता है कि जहां पर तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं, जहां पर तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं उस बिंदु को केंद्रक कहते हैं। हाँ कि ना कहोगे। हाँ ठीक है, मतलब जो केंद्रक होता है वो माध्यिका पर मतलब जो केंद्रक होता है वो माध्यिका पर स्थित होता है। हाँ कि ना कहोगे। हाँ दूसरी भाषा में कह सकता हूँ कि जो माध्यिका होता है वो केंद्रक से होते हुए जाता है। अगर केंद्रक से होते हुए जाता है तो मैं कह सकता हूँ कि माध्यिका पर केंद्रक उपस्थित होता है। हाँ कि ना कहोगे। हाँ ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, ये समानांतर चतुर्भुज है कहोगे। हाँ अगर ये समानांतर चतुर्भुज है, अगर ये समानांतर चतुर्भुज है तो ऐसी स्थिति में ये जो दोनों विकर्ण है, ये दोनों जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित किए होंगे। मतलब ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को समान भागों में बांट रहे होंगे। हाँ कि ना कहोगे। हाँ ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को समान भागों में बांट रहे होंगे। हाँ कि ना कहोगे। हाँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। मतलब ये जो है एक तरह से इस विकर्ण का मध्य बिंदु है। मान लीजिए दोस्तों जहां पर दोनों विकर्ण काट रहे थे उसका नाम वो है, जिससे और क्लियरिटी आ सके। ठीक है, एक तरह से देखा जाए तो ये क्या है, मध्य बिंदु है AC का। हाँ क्या कहोगे। हाँ आपको ये भी बात पता है, अगर शीर्ष B से मैं एक रेखा खींच रहा हूं और AC के मध्य बिंदु से उस रेखा को मिला रहा हूं तो वो रेखा माध्यिका कहलाएगी कहोगे। हाँ मतलब ये जो BO है वो माध्यिका है। हाँ कि नहीं कहोगे। हाँ दोस्तों हमें पता चलेगा कि भैया BO जो है माध्यिका है। ठीक है, BO माध्यिका है। अगर दोस्तों BO माध्यिका है तो केंद्रक इसी माध्यिका पर कहीं उपस्थित होगा। हाँ कि ना कहोगे। हाँ ABC त्रिभुज का जो केंद्रक है इस माध्यिका पर उपस्थित होगा कहीं। हाँ कि ना कहोगे। हाँ ठीक है। अब दोस्तों इसमें कहा था कि भैया ABC का जो केंद्रक है, ABC का जो केंद्रक है वो P है। मान लेते हैं दोस्तों ये जो केंद्रक था ABC त्रिभुज का जो केंद्रक था वो यहाँ पर उपस्थित यहाँ पर था। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों इसी प्रकार आप दोस्तों एक बात बताइए, अगर ये मध्य बिंदु है तो मैं कह सकता हूं कि, तो दोस्तों एक बात बताइए, अगर ये मध्य बिंदु है तो एक बात बताइए, अगर मैं D से एक रेखा खींचकर इस भुजा के मध्य बिंदु से मिला देता हूं तो ये भी भुजा तो हमारा माध्यिका कहलाएगी कहोगे। हाँ मतलब DO जो है एक माध्यिका है कहोगे। हाँ अगर दोस्तों ADC त्रिभुज की माध्यिका DO है तो इस माध्यिका DO पर ADC त्रिभुज का केंद्रक उपस्थित होगा कहोगे। हाँ दोस्तों ADC त्रिभुज का जो केंद्रक है वो Q है। मान लीजिए दोस्तों ये जो इस ADC त्रिभुज का जो केंद्रक है वो यहाँ पर DO माध्यिका पर यहाँ पर उपस्थित है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। अब दोस्तों आपको पता है कि BO एक माध्यिका है और उसका केंद्रक और BO एक माध्यिका है। हाँ कि ना, और ABC त्रिभुज का केंद्रक P है। दोस्तों आपको पता है कि केंद्रक एक ऐसा बिंदु होता है जो किसी माध्यिका को 2:1 में विभक्त करता है। मतलब अगर इस यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2 है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1 होगी। हाँ कि ना कहोगे। हाँ यहाँ तक आपको क्लियर है कहोगे। हाँ दोस्तों इसी प्रकार यहाँ पर ये भी एक माध्यिका है और ये केंद्रक है। ऐसी स्थिति में ये केंद्रक इस माध्यिका को 2:1 में विभक्त किया होगा। मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2 है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1 होगी। हाँ कि ना कहोगे। हाँ यहाँ तक आपको क्लियर है कहोगे। हाँ यहाँ तक तो चीजें क्लियर है, यहाँ तक तो चीजें क्लियर है, यहाँ तक तो चीजें क्लियर है। हाँ कि ना कहोगे। हाँ मैंने कहा बहुत अच्छी। दोस्तों आपको पता है कि अगर इस विकर्ण को ये वाली विकर्ण काट रही है तो ऐसी स्थिति में इस विकर्ण की जो लंबाई, अगर इस वाले विकर्ण को ये विकर्ण काट रहा है तो ये विकर्ण 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। हाँ क्यों होगा, मतलब इस भाग की जितनी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई इस भाग की होगी। तो चेक कर ले रहे हैं कि दोनों के भाग की लंबाई बराबर है कि नहीं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2 है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1 है, तो इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3 है। हाँ कि ना हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर भी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3 है। मतलब दोनों स्थितियों में ये पार्ट और ये पार्ट क्या है, बराबर है। मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक चल रहा है। ठीक है दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3 है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो डीबी जो विकर्ण है उसकी लंबाई तो 6 यूनिट होगी। हाँ कि ना होगी। हाँ लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भैया 18 है, मतलब 6 यूनिट बराबर 18 के। हाँ कि ना होगी। हाँ तो 1 यूनिट बराबर कितने के होगा, 1 यूनिट बराबर देखा जाए तो 3 के। दोस्तों हमसे पूछ रहा है कि PQ की लंबाई बताइए। दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1 है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 1 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो PQ की जो लंबाई है 2 यूनिट है। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 3 सेंटीमीटर है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। मतलब PQ जो भुजा है उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी। क्या होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। दोस्तों
आशा करता हूँ ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आज के लिए दोस्तों बस इतने ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।